So, hello students. Once again, let us continue atomic structure. Atomic structure के बड़े important concepts को हम कर रहे हैं, that is Bohr's atomic model. और Bohr's atomic model में अब तक हमने क्या क्या सीखा? To determine Bohr's radius of stationary orbit, speed of electron in a stationary orbit, then frequency of revolution, कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाते हैं इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, टाइम पीरियड, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ ए स्टेशनरी ऑर्बिट. देन हमने स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी मालूम की, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड देन फाइनली ट्रांजिशन एनर्जी. कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में आता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, या फिर किसी लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में जाता है तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एनर्जी. यहां तक हमने सीख लिया. अब आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन वेवलेंथ की, कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है. इन व्हाट फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो अगर एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट, तो उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं. कि व्हेन ए ट्रांजिशन अकर, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद दैट ट्रांजिशन. तो हम बात करेंगे आज ट्रांजिशन वेवलेंथ की. ट्रांजिशन वेवलेंथ की. टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए एक बोर एटम को हम इमेजिन करते हैं. लेट अस इमेजिन अ बोर एटम इन विच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट N2 undergo a transition to some lower orbit N1. Electron jumps from higher orbit N2 to N1, and then energy is released equal to transition energy. और transition energy क्या होता है? It is some constant Ek, which is 13.6 electron volt, into Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. And the same will be the energy of emitted photon. Transition energy is the energy released. अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है N2 से N1 में तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी बाय दिस मच अमाउंट, एंड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ emitted photon, which will be hc by lambda, where lambda is the wavelength of emitted photon. So if we solve it for lambda, 1 by lambda will become equal to that constant EkZ square upon Hc into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square.
And in this expression, again, this Ek is constant, H is constant, C is constant. So this whole constant becomes a new constant, which is denoted by RH, Z square, 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. So this expression for the wavelength, 1 upon lambda, which is now RH Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. This expression is known as Rydberg's equation. Is known as Rydberg equation, and the constant RH is called Rydberg's constant. Rydberg's constant, whose value is 1.097 into 10 का power 7 meter inverse. Usually Rydberg constant की वैल्यू पेपर में गिवन होती है, so we don't need to remember this Rydberg constant. But हमें इसमें सॉल्व करना होता है लैम्डा, इसलिए इसका इनवर्स लेना पड़ेगा. अभी 1 बाय लैम्डा का एक्सप्रेशन है, तो जब लैम्डा को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें 1 बाय RH आ जाता है, और इसलिए आई रिकमेंड कि आप 1 बाय RH को याद रखो. ये बड़े काम का चीज होगा. ये 91 नैनोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली. सो 1 बाय RH की वैल्यू याद रखेंगे 91 नैनोमीटर. ये काफी हेल्पफुल होगा. इनवर्स ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट इन नैनोमीटर यूनिट 91 नैनोमीटर होता है. तो इस एक्सप्रेशन के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वी कैन डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट. ऑल्सो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. तो अगर किसी एटम को हम एनर्जी दें इन द फॉर्म ऑफ लाइट फॉर ए टारगेटेड ट्रांजिशन, तो किस वेवलेंथ की लाइट लगेगी, दैट कैन बी डिटरमिन यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन. लेट अस वर्क ऑन इट न्यूमेरिकली. इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं कि ये इक्वेशन काम कैसे करता है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको सॉल्व कैसे किए जाते हैं. राइट हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से सिचुएशन से. एक क्वेश्चन है, डिटरमिन wavelength of light emitted in 4:2 transition in हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में 4:2 ट्रांजिशन अगर होता है तो किस वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस होगी, ये हम जानना चाहते हैं. देखते हैं. तो ट्रांजिशन वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हमारे सामने है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू RH इनटू हाइड्रोजन के लिए Z1 स्क्वायर 1 अपॉन N1. क्या कहा है, N1 हमेशा स्मॉलर ऑर्बिट नंबर होगा. सो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर. नाउ इट विल बी RH into 1 upon 4 minus 1 upon 16. So if we take LCM in the denominator, RH into 16, 4 minus 1, so it is 3RH by 16. So lambda will be inverse of that, 16 upon 3RH. And 1 upon RH is 91. देखो अब यहाँ काम आएगा उसका.
So it is 16 upon 3 into 91 nanometer. So it will be 30.3. So if we multiply it, 16 into 30, 480, 16 into 3, 48, somewhere 485 nanometer. You might be knowing it is wavelength of visible light. Visible light के wavelength का range होता है 400 to 700 nanometer. So that is how we determine the wavelength of photon emitted when an electron jumps from higher orbit to lower orbit, right? अब wavelength of emitted light तो निकाल लिया है. अब इसको और कैसे कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कंपटीशन में, नीट में, वो जरा देखते हैं. So let us try one more problem with some different approach. There is a question. Determine wavelength maximum wavelength. Determine maximum wavelength of photon that can bring about ionization of hydrogen in ground state. Hydrogen is in ground state. We want ionization of hydrogen. We want ionization of hydrogen from ground state with the help of light. हम चाहते हैं हाइड्रोजन एटम पे बाहर से लाइट डालें और उसकी आयोनाइजेशन हो जाए. तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो सकता है? लेट अस ट्राई इट. Here is hydrogen atom with electron in the ground state. Ionization correspond to transition. Ionization means electron को निकाल देना है. तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है का मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट में लेके जाना है. So ionization correspond to, हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, transition of this electron from n is equal to 1 to n is equal to infinity. For this transition, the minimum energy requirement will be what? Transition energy. So transition energy, which is also ionization energy, is Ek z square 1 upon 1 square minus 1 upon infinity square. So it is nothing but Ek, which is 13.6 electron volt. Just to make you understand, I am solving this equation. To solve this question, solving this equation is not required. But समझने के लिए कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं. Transition energy 13.6 means 13.6 electron volt energy will be required for ionization of this electron. 13.6 electron volt energy will be required for transition for ionization of electron from the ground state of hydrogen atom. If energy is less than this, there will be no ionization. So this is the minimum energy.
So the wavelength corresponding to this transition will be the maximum wavelength. एक्चुअली हमें उसी को सॉल्व करना था. जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एनर्जी के रास्ते से लिया इसको कि ये मिनिमम एनर्जी है, इससे कम अगर एनर्जी होगा तो आयनाइजेशन नहीं होगा. तो इसलिए इस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ आएगा, क्योंकि E is hc by lambda, E is inversely proportional to wavelength. तो अगर ये एनर्जी मिनिमम है तो इसका करस्पॉन्डिंग, इस ट्रांजिशन का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मैक्सिमम होगा. उससे ज्यादा अगर वेवलेंथ हुआ तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेस देन दिस हो जाएगा और आयनाइजेशन नहीं होगा. सही है ना? तो अगर हम इस प्रिंसिपल को यूज करें और अब अगर हम सॉल्व करें लैम्डा फॉर दिस ट्रांजिशन, तो ये आ जाएगा RH फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर. So it is simply RH. So lambda will be 1 by RH, which is 91 nanometer. It is the maximum wavelength. Means if wavelength is greater than 91 nanometer, the energy of photon will be less than 13.6 electron volt and ionization will not take place. Ionization will not take place. So for ionization, the wavelength should be at most 91 nanometer. So wavelength of light required for ionization of hydrogen atom in the ground state must be smaller than or equal to 91 nanometer. Clear? अगर हमने n is equal to 1 से इसको सॉल्व किया तो कहीं पे ऐसा भी आ सकता है कि डिटरमिन मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. आपको पीछे मैंने बताया है एक्साइटेड स्टेट का मतलब n is equal to 1 ग्राउंड स्टेट एंड ऑल हायर स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी सेकंड ऑर्बिट. तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 to infinity ट्रांजिशन को देख रहे हैं. समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट है. अब चलो तीसरे कॉन्सेप्ट पे इसमें ट्रांजिशन वेवलेंथ से रिलेटेड. अगर हम एक सिचुएशन से उसको समझें तो ज्यादा बेहतर होगा. लेट अस सी a situation for the next concept. एक प्रॉब्लम के थ्रू हम अप्रोच करते हैं उससे. क्वेश्चन है which electronic transition in helium ion will give light of same wavelength as given in 2 to 1 transition in हाइड्रोजन एटम. प्रॉब्लम को समझो पहले. हाइड्रोजन एटम में एक ट्रांजिशन हो रहा है. देयर इज ए ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट. और उस ट्रांजिशन में जो लाइट प्रोड्यूस होगा उसकी कुछ वेवलेंथ होगी. उसी वेवलेंथ की लाइट हीलियम आयन के अंदर किस ट्रांजिशन में मिलेगा, यह है क्वेश्चन. यानी कि हमें दो डिफरेंट हाइड्रोजेनिक सिस्टम, दो डिफरेंट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ट्रांजिशन एनर्जी को मैच करना है. अगर दोनों का ट्रांजिशन एनर्जी सेम हो जाएगा तो दोनों का ट्रांजिशन वेवलेंथ सेम हो जाएगा. यानी कि दोनों के लिए हमें रीडबर्ग इक्वेशन को लिख के इक्वेट कर देना है.
तो अगर हम हाइडेनबर्ग इक्वेशन लिखते हैं, अगर हम हाइड्रोजन के लिए हाइडेनबर्ग इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 1/λ फॉर हाइड्रोजन विल बी RH into Z square 2 to 1, so 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये इक्वल होना चाहिए हीलियम के वेवलेंथ के। तो 1/λ फॉर हीलियम अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा? RH इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, जिसमें N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा होगा हीलियम में। क्लियर है? अब फिर से देखो हमने क्या किया, हाइड्रोजन के ट्रांजिशन एनर्जी को हीलियम के ट्रांजिशन एनर्जी से इक्वेट कर दिया। ट्रांजिशन एनर्जी इक्वेट करने का मतलब करस्पॉन्डिंग फोटोन को हम मैच कर रहे हैं, अगर तो वो इक्वल। अब इसको सॉल्व करना है। देखो RH तो कैंसिल हो गया, इसे लिखो इस तरह से 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, इस 4 को अंदर ले जा, 4/N1 का स्क्वायर माइनस 4/N2 का स्क्वायर। अलजेब्रिकली कोई इसको सॉल्व करना चाहे तो ये नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि इक्वेशन एक, वेरिएबल दो है। टर्म करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से इक्वेट कर देना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से इक्वेट करना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? 1 is equal to 4/N1 square, so N1 will be 2 and 1/4 will be equal to 4/N2 square, so N2 will be 4. See, it is 4 to 2 transition. Means in helium ion, in 4 to 2 transition, light of same wavelength will be formed as in 2 to 1 transition in hydrogen atom. तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने कि दो डिफरेंट सिस्टम के ट्रांजिशंस को मैच करना, कि एक सिस्टम में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, उसी वेवलेंथ का लाइट दूसरे सिस्टम के किस ट्रांजिशन में प्रोड्यूस होगा। तो दोनों का रीडबर्ग इक्वेशन लिख के उसको इक्वेट कर देना है और फिर टर्म वाइज इक्वेट करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, इस तरह से लिख के। ये था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आ जाओ इसमें फोर्थ कॉन्सेप्ट। देखो जितने मैं नंबर बता रहा हूं कॉन्सेप्ट के, फोर्थ कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक फिफ्थ कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 5 कॉन्सेप्ट, 5 तरह के क्वेश्चन ट्रांजिशन वेवलेंथ पे। 6 टाइप के क्वेश्चन बनते ही नहीं तो आएंगे कहां से? ओनली 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्रांजिशन वेवलेंथ से बन सकते हैं बोर्ड मॉडल में। तो ये फर्स्ट था सीधा ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग लाइट का वेवलेंथ निकालना, दूसरा आयोनाइजेशन के लिए, तीसरा मैच करना है दो ट्रांजिशन को। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट को देखेंगे और समझेंगे। फोर्थ कॉन्सेप्ट है, उसे जरा आप एक सिचुएशन से समझेंगे पहले कि हम क्या जानना चाह रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एक बोर एटम है जिसमें कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज करो ये N1, N2, N3 ऑर्बिट नंबर्स हैं, नॉट नेसेसरली 1 2 3। इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहां पे है, विच इज एक्साइटेड स्टेट। सो if we leave this system to relax, the electron will come to lowest orbit. N3 से N1 में ट्रांजिशन होगी, लेकिन रास्ते
क्या क्या हो सकते हैं। मंजिल एक है, आना सबको N1 में है, बट रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या क्या रास्ता हो सकता है जरा सा देखते हैं। डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है। अगर डायरेक्ट 3 से 1 में आता है तो एनर्जी रिलीज होगा, उसको सपोज करो E3 से हम डिनोट करते हैं। या फिर हो सकता है ये डायरेक्ट फर्स्ट में ना आके इलेक्ट्रॉन पहले सेकेंड में आए और फिर उसके बाद फर्स्ट में आए। उस केस में एनर्जी को सपोज करो E1 एंड E2 से हम डिनोट करते हैं। देन what will be the relationship between E1, E2, E3? Simple conservation of energy. This energy will be sum of E1 plus E2. This energy will be sum of E1 plus E2. होगा या नहीं? So E3 will be E1 plus E2. और ये सभी ट्रांजिशन एनर्जी है। तो अगर ये सब ट्रांजिशन एनर्जी है तो इसको फोटोन के वेवलेंथ के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो लाइट निकला उसका वेवलेंथ λ3 है, यहाँ पे λ1 है, यहाँ पे λ2 है, तो E = hc/λ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? hc/λ3 = hc/λ1 प्लस hc/λ2। hc कैंसिल हो जाएगा, so 1/λ3 is equal to 1/λ1 plus 1/λ2. It is λ1, λ2, λ1 plus λ2. So λ3 will be what? λ1 plus λ1, λ2 upon λ1 plus λ2. क्या सीखा हमने कि अगर कोई एक्साइटेड सिस्टम थ्रू डिफरेंट पाथ ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एमिटेड वेवलेंथ में क्या रिलेशंस होंगे। एमिटेड वेवलेंथ में क्या रिलेशंस होंगे, यह है इसका कॉन्सेप्ट। समझ गए सभी लोग। इसको अगर हम जनरलाइज करें कुछ इस तरह से कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कहीं पे और बीच में कुछ ऑर्बिट्स इस तरह से दिखा दिया हमने। यहाँ से यहाँ तक मान लो लैम्डा वेवलेंथ का लाइट रिलीज होता है, ये n = 1 है। यहाँ पे λ1, यहाँ पे λ2, यहाँ पे λ3, यहाँ पे λ4। मतलब कि अगर ये यहाँ से यहाँ जाए तो λ1, यहाँ से यहाँ गया तो λ2, यहाँ से यहाँ गया तो λ3, यहाँ से यहाँ गया तो λ4 और यहाँ से यहाँ मान लो गया तो λ5। λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। क्या रिलेशन होगा लैम्डा का इन λ1 से λ5 के साथ। तो दिस होल एनर्जी विल बी सम ऑफ दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, और इसलिए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो क्या रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, 1/λ is equal to 1/λ1 plus 1/λ2 plus 1/λ3 plus 1/λ4 plus 1/λ5। इस तरह से इसको हम वर्क करेंगे। ये था फोर्थ कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ लास्ट, इसमें फिफ्थ कॉन्सेप्ट को देखो। लास्ट कॉन्सेप्ट को देखो, दैट इज very very crucial and very important, and that will complete transition in Bohr's atomic model, transition wavelength concepts in Bohr atomic model। देखते हैं
क्या है वो कॉन्सेप्ट? लेट्स सी. Now, we want to compare the transition energy and transition wavelength for the different transitions. एक एक्साइटेड एटम ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तरह तरह के ट्रांजिशंस अंदर हो रहे हैं, तो उनकी ट्रांजिशन एनर्जी या उनसे निकलने वाले लाइट के वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, ये अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है. राइट. कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी और ट्रांजिशन वेवलेंथ फॉर वेरियस ट्रांजिशंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. काफी पूछा जाता है, कोशिश करेंगे समझने का. सपोज करो हमारे पास ये वाई एक्सिस एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑर्बिट नंबर है n इज इक्वल टू 1. यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं n इज इक्वल टू इंफिनिटी. Now suppose a transition from higher orbit is occurring into first orbit. किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है. तो मिनिमम ट्रांजिशन एनर्जी कब होगा? मिनिमम ट्रांजिशन एनर्जी जब सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा. So minimum transition energy when electron comes to first orbit will be when? अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो सबसे कम एनर्जी कब रिलीज होगी? जब 2 to 1 ट्रांजिशन होगा. यानी कि डेल्टा ई मिनिमम व्हेन electron comes to first orbit, अगर निकालना हो then it will be for 2 to 1 transition. इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा ई विल बी, डेल्टा ई दैट इज मिनिमम विल बी ई के z स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर. सो इट इज ई के 1 माइनस 1 बाय 4, सो 3 बाय 4 टाइम्स ई के, वेर ई के इज कॉन्स्टेंट. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो सबसे कम जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज फॉर 2 to 1 ट्रांजिशन, जिसकी वैल्यू होगी 3/4 टाइम्स ई के. अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है, ये तो हो गया मिनिमम. अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है और क्वेश्चन हो कि मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी फॉर ट्रांजिशन टू सेकेंड ऑर्बिट? ऑब्वियसली व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम इंफिनिटी टू 2, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में ये होगी. इसमें मिनिमम होगी और इसमें मैक्सिमम होगी. और
अगर वो सॉल्व करना हो डेल्टा ई मैक्सिमम फॉर ट्रांजिशन टू second orbit, for transition to second orbit, that is for infinity to 2. क्या होगा? This delta E max will be EK, Z तो 1 ही है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 infinity स्क्वायर, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, so it is simply EK/4. Now you can see this maximum transition energy is smaller than this minimum transition energy. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, देन नो मैटर कहां से आ रहा है, ऑलवेज ग्रेटर एनर्जी विल बी रिलीज्ड देन when electron comes to second or higher orbit, no matter कहां से आ रहा है. सही है या नहीं? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में होने वाले ट्रांजिशन की मैक्सिमम भी फर्स्ट के मिनिमम से कम है, 1/3 है. तो यहां से अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं किस तरह से कि लेट देयर बी a transition from n initial to n final, then the magnitude of transition energy will depend on this final NF, not on Ni. Smaller the value of this, greater will be the transition energy, greater will be the amount of energy released. What we are saying, smaller the value of NF, greater the amount of energy released. Greater will be the amount of energy released. इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. सपोज करो हमें कुछ ट्रांजिशन दिया जा रहा है 5 to 2, 3 to 2, 2 to 1, 20 to 3. और हमसे कहा जा रहा है कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर दिस ट्रांजिशंस. डेल्टा ई विच इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ फोटोन का ऑर्डर क्या होगा? तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले फाइनल ऑर्बिट नंबर इज व्हाट. फाइनल ऑर्बिट नंबर स्मॉलेस्ट कहाँ है? यहाँ है. डजंट मैटर आ कहाँ से रहा है. ट्रांजिशन एनर्जी फॉर 2 to 1 ट्रांजिशन विल बी ग्रेटर देन एनी ऑफ द अदर 3 ट्रांजिशंस, एंड देयरफॉर मैक्सिमम ट्रांजिशन एनर्जी विल बी इन केस ऑफ 3. सो मैक्सिमम ट्रांजिशन एनर्जी विल बी इन केस ऑफ 3. 3 तो मैक्सिमम हो गया. अब रिमेनिंग में फाइनल ऑर्बिट नंबर 2 या 3 है. सो ट्रांजिशन एनर्जी इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी ग्रेटर देन इन केस ऑफ 4, क्योंकि 4 में फाइनल ऑर्बिट नंबर लार्ज है, 3, फर्स्ट और सेकेंड में 2 है.
यानी कि यहां पे मिनिमम ट्रांजिशन एनर्जी होगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है एनएफ का, एनएफ फाइनल ऑर्बिट नंबर का. सो मिनिमम ट्रांजिशन एनर्जी विल बी इन केस ऑफ 4. नाउ यू सी फर्स्ट एंड सेकेंड. इन फर्स्ट एंड सेकेंड the final orbit number is same 2. Then we'll have to see the initial orbit number. Of course initial orbit number का वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा गैप होगा, उतना ज्यादा ट्रांजिशन एनर्जी होगा. सो 5 to 2 ट्रांजिशन यहाँ पे कहीं पे मान लो 5 है, तो 5 to 2 ट्रांजिशन ये हो गया, एंड 3 to 2 ट्रांजिशन ये हो गया. तो ये तो ज्यादा ही होगा ना इससे. So when final orbit number is same, then we'll have to see initial orbit number. Greater the value of initial orbit number, greater will be the gap, energy gap, and greater will be the transition energy. So transition energy in 1 will be greater than in 2. ये तो हमने एनर्जी ऑफ फोटोन का ऑर्डर बताया. अगर हमसे पूछा जाए कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन दिस ट्रांजिशंस, तो वेवलेंथ का ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि ट्रांजिशन एनर्जी है मैक्सिमम, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. थर्ड का हो जाएगा मिनिमम, देन 1, then 2, and then 4. That will be the order of wavelength of emitted photon. So this is a very important concept. क्या देखना है हमें? फाइनल ऑर्बिट नंबर क्या है जहां ट्रांजिशन हुआ. Smaller the value of final orbit number, greater will be the transition energy, smaller will be the wavelength of emitted photon. That is one. एक और पॉइंट इसमें से देख सकते हैं, एनर्जी स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइंस. स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइंस, स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइंस. अब देखो डेल्टा ई फॉर 2 to 1, ये तो हमने मालूम कर ही रखा है ऊपर. ये है 3/4 टाइम्स ई के. और अगर डेल्टा ई फॉर 3 to 2 सॉल्व करना हुआ, 3 to 2, तो ये क्या होगा? ई के इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 रखा है हमने क्योंकि हाइड्रोजन है. क्या हो जाएगा ये? ई के इंटू 1/4 माइनस 1/9, सो इट इज 5 ई के अपॉन 36. We can see this spacing is greater than this spacing. क्या हम कह सकते हैं? डेल्टा ई 2 to 1 is greater than delta E 3 to 2, which will be greater than delta E 4 to 3, and so on. So increasing the value of n decreases the gap, energy gap between the adjacent orbits. Increasing the value of n decreases the energy difference between adjacent orbits.
एक सर्टेन वैल्यू ऑफ n के बाद जाके तो एनर्जी डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि वो लाइन ओवरलैप करने लगता है और हम कहते हैं कॉन्टिन्यूम आ गया। तो ये 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रांजिशन वेवलेंथ में बताया, रीडबर्ग इक्वेशन एंड इट्स यूजेस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड सिमिलर फिनोमेना में इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ निकालना, देन टू डिफरेंट ट्रांजिशंस को मैच करना, देन इंटरमीडिएट ट्रांजिशंस के वेवलेंथ को आपस में कैसे रिलेट करते हैं, एंड देन फाइनली कि किसी ट्रांजिशंस के वेवलेंथ को या एनर्जी को कैसे कंपेयर करना है क्वालिटेटिवली। ये 5 कॉन्सेप्ट, 6th कॉन्सेप्ट होता ही नहीं इसमें, तो आएगा कहां से। सो दैट्स ऑल। अब one more class to go in Bohr's model, that is emission spectrum of hydrogen atom। उसमें अब कुछ नया नहीं होगा, इसी को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो वो emission spectrum of hydrogen atom बन जाएगा। So that's all for today। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर रहे होंगे, emission spectrum of hydrogen atom। थैंक यू।